हेलो दोस्तों, अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का एक सेट जो 2023 में हुआ था। डीई जो कोड है उसका पूर्णांक जो है 70 नंबर का होता है। और देखिए इसी सेट को हल करेंगे। और देखिए इसमें लिखने के तरीका के बारे में सीखेंगे, कैसे परीक्षा में काफ़ी लिखा जाता है तथा एक सेट है उसको हल करेंगे। और ऐसे ही आप लोग परीक्षा में लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आइए पूर्णतया ध्यान दीजिए और पूर्णतया अंत तक जो है वीडियो को देखिए। इसमें पूरा जो है एक सेट को हल किया गया है। कैसे परीक्षा में कापी लिखते हैं सेम ऐसे ही लिखिएगा, उसके बाद आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। देखिए सबसे पहले इधर से एक लाइन जो है खींच लीजिएगा, ड्रा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है लिखना स्टार्ट करिएगा। अब देखिए इसमें खंड और रहेगा और बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। 20 को बहुविकल्पी प्रश्न होगा जिसको आप OMR सीट पर करेंगे, ठीक है। तो आइए उन 2023 के जो प्रश्न है पेपर डी की जो कोड है उसका जो है हम हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न था बहुविकल्पी में, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ऑप्शन ए द्विवेदी युग के, बी भारतेंदु युग के, सी शुक्ल युग के, डी शुक्लोत्तर युग के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंदु युग के। किसके हो जाएंगे? भारतेंदु युग के। इस पर टिक कर दीजिएगा, इस पर जो है गोला पार दीजिएगा परीक्षा में। आगे देखिए, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास, ठीक है। अब देखिए अगला, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद या निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। देखिए हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की विधा है। कलम के सिपाही का विधा है। ऑप्शन ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी जीवनी, डी आत्मकथा। तो कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है जिसको अमृत राय ने लिखा है, ठीक है। तो इसको जीवनी पर टिक कर लेंगे आप। अपने ओमार सीट पर जो है जीवनी पर जो है गोला पार देंगे। देखिए सब प्रश्न जो है 2023 का यह मॉडल सेट है। आगामी परीक्षा में ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। देखिए लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, तो आप लोग धर्मवीर भारती पर टिक कर दीजिएगा। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं या उपन्यासकार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। आगे देखिए, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। तो आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। केशवदास, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिवद, ऑप्शन बी रीतिसिद्ध, ऑप्शन सी रीतिमुक्त, ऑप्शन डी प्रयोगवादी। देखिए इसका विकल्प ए हो जाएगा रीतिवद। इस पर टिक कर देंगे आप। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। अब ये लोग आप जानते ही होंगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रति, शोक, हास, निर्वेद ऑप्शन दिया रहेगा, आप इसमें शोक पर टिक कर जाएंगे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। देखिए यहाँ शब्द आया है मनो, जहाँ मनो, मनहूँ, जनू, जनहूँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ मनो, मनहूँ, जनू, जनहूँ जो शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 3, फिर 2, 4, 5। तो रोला में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधि जो आगे लगा होता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो अधि जो है आगे लगा हुआ है, इसलिए जो है अधि जो है उपसर्ग हो जाएगा। प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि। आगे देखते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 2। अगला देखिए, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? आगे 3 लिखा हुआ है, 3 रंगों का समूह। तो जहाँ संख्या आ जाए वहाँ संख्यावाची यानी कि द्विगु समास होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में जैसे माता और पिता ऐसे होता है। आगे देखिए, प्रत्येक शब्द में संधि है। प्रत्येक शब्द में संधि है, तो प्रत्येक में होता है यण संधि। इसका फार्मूला होता है इको यणचि, ठीक है।
आगे देखिए, खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? क्षीर होता है। क्या होता है? क्षीर। इस पर टिक कर दीजिए। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे देखते हैं। अगला है नदय शब्द का वचन और विभक्ति है। तो नदय शब्द जो है यह चतुर्थी एक वचन है। ये परीक्षा में पूछा गया था, वही सेट है जिसको हल कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। हसिष्यथ धातु का वचन एवं पुरुष है, तो यह है द्विवचन मध्यम पुरुष। इस पर टिक कर देंगे आप। अब देखिए, हम 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी हल कर चुके हैं अपने OMR सीट पर, आप हल करेंगे। उसके बाद देखिए खंड ब से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के थे। अब यहाँ से यहाँ पर नंबरिंग भी यहाँ पर लिखा गया है। अब आया क्या था यह देखिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। डॉट 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 खूब निबी, यहाँ तक का जो है लिया गया था। ठीक है, और इसमें से प्रश्न पूछा गया था, इसका संदर्भ लिखना था। तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह किससे लिया गया है? मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी रूप में जो है आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, तो इसमें जो रेखा खींचा गया है इसी अंश का जो है हमें व्याख्या करना है। ठीक है, अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। ठीक है, तो इसमें जो है शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई मायने नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा सहानुभूति है तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर बताइए। तो राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र व उत्तेजित स्वभाव वाले थे। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में भिन्नता होने पर भी उनमें अथाह स्नेह और प्रेम था। लेखक के अनुसार मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों एक जैसे स्वभाव के हों। देखिए, ये अंकित यादव क्लासेज को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पर आगामी भविष्य में जो है आपको नोट्स PDF मिलते रहेंगे। प्रश्न संख्या 22। अब इसमें जो है वो गद्य से आया था, तो ये पद से आएगा और इसका मार्किंग ऐसे रहेगा 3x2, यानी एक 3 नंबर का और एक 3 नंबर के 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। 6 नंबर टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ए डॉट 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 जिनसो हित जतुतात, ये आया था। ठीक है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। संदर्भ, प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद में संकलित सूर सागर नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ध्यान दीजिए, संदर्भ में क्या है? प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद में संकलित सूरदास नामक शीर्षक से लिए अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये सूरदास जी का लिखा हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा, आप एकदम ऐसे ही करेंगे। श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी याद आते रहते हैं। यहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता है वह मुझे रह रहकर स्मरण आता है। ठीक है, अब प्रश्न 3 रहेगा इसमें। श्री कृष्ण किसे ध्यान में रखकर खो गए? श्री कृष्ण ब्रजवासियों को ध्यान में रखकर खो गए। इसलिए इस पर सब पर 2-2 नंबर रहेगा। 3 दूनी की 6 नंबर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, एक गद्य से आएगा, एक पद से। 3-3 चैप्टर शुरू से दोनों का पढ़ लेंगे तो आपका हल हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला आएगा संस्कृत गद्य से, माने संस्कृत से 2 प्रश्न रहेंगे। एक जो है ऐसे श्लोक रहेगा और एक जो है आपको ऐसे गद्य टाइप का दिया रहेगा। इसका जो है आपको अर्थ और संदर्भ लिखना होगा। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। लिखा है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ अत्रागत्य स्वीयान विचारयान प्रस्यारं न केवलं दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कलाक्षेत्र अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाश्च कृते लोके विश्रुता। अत्रयाः कोशेयं शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर
विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसारण किए। न केवल दर्शन साहित्य में अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों से संसार में जानी जाती है। यहाँ कौशेय साटिका माने कौशेय की साटिका माने साड़ी देश देश में सर्वत्र माने हर जगह स्प्रियंते माने पसंद की जाती है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी राइटिंग में, इसी लय में, इसी तुक में, इसी गति में लिखिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24। अब देखिए इसमें भी एक श्लोक दिया रहेगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जिज्वा वा भोचते महीम निराशी निर्मिमो भूत्वा युद्धस्वर अभिगत्य जरा। ठीक है, देखिए संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसका व्याख्या करेंगे, अलेक्जेंडर पुरु का यह संवाद है और इसी से देख लीजिए, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। यदि युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए इच्छा रहित, ममता रहित और संतान रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, ये जो है यहाँ से लिया गया है। इसमें बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजयो भद्र सम वीर वीर भाव ही वीरता और भी इसमें श्लोक हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो इसको आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चारित्रिक विशेषताएं आया था। ठीक है, तो आप चारित्रिक विशेषता लिखिए या कोई सर्ग आया था उसको लिखिएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में गांधी जी नायक हैं। महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। क्या है? पहला, दिव्य पुरुष। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने जन्म लिया था। इस प्रकार गांधी जी साधारण पुरुष न होकर एक दिव्य पुरुष थे। दूसरा, हरिजनों के उद्धारक। गांधी जी असहाय व दलितों के सहायक थे। असहाय जो लोग थे और दलित थे उनके सहायक थे। संसार में वह सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। गांधी जी सरस्वती आश्रम में हरिजनों के साथ रहते थे। अहिंसा और करुणा की मूर्ति। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा के साकार मूर्ति थे। भारत में दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली के दो फूल समझते थे। देशभक्त। गांधी जी देश से प्रेम करते थे तथा भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अथक प्रयत्न किए। वे देश के लिए कई आंदोलन किए व जेल भी गए। इस प्रकार गांधी जी देवतुल्य मानव, स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, निर्लोभी व अहिंसा के प्रेमी थे। देखिए मुक्ति दूत में से जरूर नायक का चित्रण आ सकता है और हर साल आता भी है। तो आप ऐसे हेडिंगों के साथ लिखिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, प्रस्तुत है 26वां क्वेश्चन, जीवन परिचय। आएगा, जीवन परिचय लिखने के लिए आया था जयशंकर प्रसाद का। तो एकदम इस लय में, इस तुक में लिखिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा। इसमें देखिए राइटिंग भी ऐसे रहनी चाहिए, सीधी सीधी एकदम, न इधर न उधर, एकदम सीधी सीधी राइटिंग होनी चाहिए। देखिए जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, मृत्यु 1937 ईस्वी, युग छायावादी युग के लेखक। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने 3 शादियां की, परंतु तीनों ही पत्नियों का असमय मृत्यु हो गई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी की रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कंकाल, तितली आदि, इसमें से 2 को याद रहेगा, आपका काम चल जाएगा। अगला आया था महाकवि सूरदास। जीवन परिचय। जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रूणकथा, पिता रामदास सारस्वत, मृत्यु 1583 ईस्वी, भाषा ब्रज। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूणकथा नामक गांव में हुआ था। सूरदास जन्म से अंधे थे, ऐसा जो है मत है। ठीक है, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बल्लभाचार्य से गौ घाट पर मिले और वे बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। दोस्तों ये जो है 3 गुणे 2 6 नंबर का है, 3 गुणे 2 6 नंबर का है। इसमें 3 नंबर मिलेगा और यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा। तो ऐसे ही आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। और इसी राइटिंग में भी लिखने का प्रयत्न करिएगा और राइटिंग बना लीजिए। 27वां क्वेश्चन जो आएगा उसमें से एक कंठस्थ श्लोक लिखना होगा जो इस पाठ्य पुस्तक में न आया हो। तो आपका मन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसको लिखिए। या अपदो दूरगामी च साक्षरो न
अमुक स्फुटवक्ता योजना से सपंडित, इस वाले को लिख दीजिए। या मरण मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयम साकाशी केन्मियते, इसको लिख दीजिए। या फिर अभी जो पीछे बीता था वैसे जो पाठ्य पुस्तक में ना आया वैसे श्लोक को लिखिएगा। अगला देखिए प्रश्न के 28 में 4 गो प्रश्न आएगा, 2 गो का उत्तर देना होगा। तो 2 जो आ रहा था आप देख लीजिए, आसान आसान आपको जो अच्छा लगे। पुरराजा को आसीत, पुरराजा एक भारत वीर आसीत, वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, 28वां क्वेश्चन जो है आपका हल हो गया। अब देखिए 29वां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 29वां क्वेश्चन आपसे आएगा निबंध लिखने के लिए, और निबंध का रूप स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए। जैसे बेरोजगारी की समस्या, रूपरेखा, प्रस्तावना, बेरोजगारी से तात्पर्य, बेरोजगारी से कारण, बेरोजगारी का समाधान और उपसंहार। सेम इसी लय में लिखिएगा। प्रस्तावना, आज भी कुछ समस्याएं निरंतर विकट रूप लेती जा रही हैं। बेरोजगारी की समस्या भी ऐसी ही एक समस्या है। हमें शीघ्र ऐसे उपाय करने होंगे जिससे इस समस्या की तीव्र गति को रोका जा सके। बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा लिखना होगा। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम नहीं कर पाता है। बेरोजगारी के कारण देना होगा। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, लघु और कुटीर उद्योग की कमी, यंत्रीकरण, शिक्षा में कमी। बेरोजगारी का समाधान जो है देना होगा आपको। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, कुटीर व लघु। इसके अंदर 2-2 शब्द आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि सहायक उद्योग धंधों का विकास, निर्माण कार्यों का विस्तार, है बस ऐसे लिख दिया गया। इसके अंदर समय हो तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उपसंहार, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जन्म दर में कमी करके शिक्षा का व्यवसायीकरण करने और लघु उद्योग धंधों में प्रोत्साहन से बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव है। ठीक है, अंकित यादव क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कॉपी जो है ऐसे ही लिखी जाती है। यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा। ठीक है, जैसे इस कॉपी को हमने बताया है पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक लाइन ड्रा करिएगा और ऐसे बीच में प्रश्न लिखिएगा। और भी कई चीज़ें मैं बता देता हूँ अभी कैसे होनी चाहिए कॉपी। आपकी कॉपी जो है ऐसे, ये लाइन जो है एकदम सीधा होनी चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि आपकी लाइन जो है सीधा हो, और बीच में जो है प्रश्न को लिखिएगा, क्योंकि चेक करने वाले को जो है दिखाई देगी बीच में, मिडिल में आपका जो है प्रश्न है। ठीक है, ये जो है 2023 DE पूर्णांक 70 हिंदी 10 कक्षा 10 का जो है यह कॉपी है और इसको हल किया गया है। अब देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो है ये इस लय में लिखिएगा। इस लय में देखिए एकदम बराबर लय है इसका, एकदम सीधी लाइन में एकदम जा रहा है, अक्षर भी साफ है, स्पष्ट है, अमुक स्फुटवक्ता है। देखिए इसमें जो है देखिए एकदम क्रमबद्धता है। इस तरह कॉपी लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो और बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, तभी इस पर जो है और भी वीडियो चाहिए आपको तो हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।